अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला देते हुए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक और दरवाजा बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) से मुतल्लिक फैसले में न सिर्फ ताहयात नाअहली की सजा खत्म कर दी है बल्कि 184(3) के तहत किसी को नाअहल करने का अदालत उज़्मा का इख्तियार भी खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अदालतें सियासतदानों के लिए आर्टिकल 62(1)(f) का इस्तेमाल उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक पार्लियामान पहले एक कानून मंजूर नहीं करती कि जिसमें यह तय किया जाए कि किस तरह आर्टिकल 62(1)(f) सादिक और अमीन के मेयार को अदालतों में लागू किया जाएगा। आज मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियां नवाज शरीफ और IPP के सरबराह जहांगीर खान तरीन दोनों 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो चुके हैं और अब इलेक्शन होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि बकौल मरियम नवाज शरीफ पलड़े बराबर होंगे तो इलेक्शन होगा। पलड़े आज बराबर हो गए हैं। बज़ाहिर चौथी बार वज़ारत उज़्मा और नवाज शरीफ के दरमियान हायल आखिरी रुकावट भी हट गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुनाया और बेंच के रुकन जस्टिस याया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में यह कहा गया है कि सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली खत्म करते हुए मुख्तसर फैसले में यह कहा है कि आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग करके अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है कि जिसे परखने की जरूरत नहीं और इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में मौजूद है। 62(1)(f) में कोई भी सजा तजवीज नहीं की गई। फैसले में मजीद कहा गया है कि अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)(f) की तशरीह उसको दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। आर्टिकल 62(1)(f) वाजे नहीं करता कि डिक्लेरेशन किसने देनी है। आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। ऐसा कोई कानून नहीं कि जो वाजे करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का तरीकाकार क्या होगा। फैसले में मजीद कहा गया है कि ऐसा कोई कानून नहीं कि जो वाजे करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत क्या होगी। यह भी वाजे नहीं कि 62(1)(f) के तहत नाअहली फेयर ट्रायल और कानूनी तकाजों के मुताबिक है या नहीं। जस्टिस याया खान अफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में ताहयात नाअहली के फैसले को दुरुस्त करार दिया है और कहा है कि किसी भी रुकने असेंबली की नाअहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहने तक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन के आर्टिकल 184(3) में किसी की नाअहली का इख्तियार नहीं। ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन के इस फैसले के बाद बहुत से अहम तरीन सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त भी था या इसका मकसद कुछ शख्सियात को इलेक्शन से बाहर रखना मकसूद था? क्योंकि मोजिज जज जिन्होंने ताहयात नाअहली का फैसला लिखा था, नाअहली की मुद्दत ताहयात करार दी थी, वो भी अपने फैसले से अपने आप को डिस्टेंस कर रहे थे। समीउल्लाह बलोच केस में नाअहली को ताहयात करार देने वाले जस्टिस उमर अता बंदयाल फैसलवाड़ा केस में अपने फैसले में लिखते हैं कि नाअहली की मुद्दत ताहयात कैसे हो सकती है, ये तो एक जालिमाना सजा होगी। समीउल्लाह बलोच में अलादीनो भाइयों को कोर्ट किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है अगर किसी ने जाली सनद जमा करवाई है। रिव्यू क्या कहता है? रिव्यू में ये जजमेंट सेटिस्फाइड हो गया और जबकि समीउल्लाह बलोच में इस पर रिलाई किया गया, इसको कोर्ट किया गया। ये रिव्यू भी 3 मेंबर जजमेंट थी। जी ये 3 मेंबर बेंच जजमेंट है। ये डिफरेंट बेंच है। मालूम ये मिस्टर बंदयाल साहब की जजमेंट है। मालूम अलादीनो भाइयों समीउल्लाह बलोच में एक्सट्रैक्ट कोर्ट करके अप्रूव किया गया। रिव्यू का जिक्र नहीं किया। नहीं, रिव्यू तो अब पेंडिंग था, डिसाइड 2020 में हुआ। तो रिव्यू के बाद इसको फिर समीउल्लाह को नहीं उस पर कंसिडर किया? नहीं मालूम, उसमें समीउल्लाह भी डिस्कस कर दिया गया। यही प्रॉब्लम है मालूम। वेरी गुड, वेरी गुड। दिलचस्प बात यह है कि ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन के लिए कोई भी सियासी जमात इस केस में फरीक नहीं बनी थी, लेकिन ताहयात नाअहली के मामले का आगाज उस वक्त हुआ कि जब पैनामा लीक्स ने दुनिया भर में धूम मचाई और उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने कौमी असेंबली में तकरीर करते हुए लंदन फ्लैट्स का जिक्र करते हुए और जराए का बताते हुए कहा कि ये है वो जराए जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। मेरे बयान करदा हकाइक की मजीद तफसील तमाम तर शवाहिद के साथ सामने रख दी जाएगी। दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। बादशाह सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील की जानिब से कहा गया कि यह फकत एक सियासी बयान था। नवाज शरीफ की जानिब से लंदन फ्लैट्स की मलकियत तो मानी गई, लेकिन यह नहीं बताया गया कि इसका असल मालिक कौन है। आज भी हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि लंदन फ्लैट्स की मलकियत किसके पास है, क्योंकि उनके हवाले से मुस्लिम लीग नवाज के कायदीन के अपने बयान एक दूसरे से मिलते नहीं।
मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। It's on a rent. I'm earning on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. 20 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे। हसन के टैक्स के जो रिकॉर्ड है उस पे है। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है, वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। मामला कौमी असेंबली और प्रेस कॉन्फ्रेंस से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच पैनामा केस का मुत्तफिका तारीखी फैसला सुनाते हुए उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को कागजात नामजदगी में असासों से मुतल्लिक गलत बयान हल्फी जमा कराने, एफजेडी कंपनी को असासों में जाहिर ना करने और बेटे से ली गई तनख्वाह छुपाने के इल्जाम में नाअहल करार दे देता है। इसके बाद मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ ने मशहूर जमाना जुमला मुझे क्यों निकाला का इस्तेमाल किया और फिर जजेस के खिलाफ वो जबान इस्तेमाल की कि जो शायद उसके बाद किसी ने इस्तेमाल न की हो। क्यों निकाला मुझे? मैं पूछना चाहता हूं क्यों निकाला? जब नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की तो फिर आपने उसको क्यों निकाला? क्यों निकाला? क्यों निकाला? 4-5 लोग करोड़ों आवाम की किस्मत का फैसला कर सकते हैं। जज साहबान भुगत से भरे बैठे। बादशाह सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच 13 अप्रैल 2018 को नाअहली की मुद्दत के तयन के लिए समीउल्लाह बलोच केस का फैसला देते हुए नाअहली को ताहयात नाअहली करार दे देता है। नाज़रीन, अदालत ने 60 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में यह लिखा कि अगर कोई शख्स 62(1)F के मेयार पर पूरा नहीं उतरता तो वो ताहयात नाअहल है। अदालत ने इस फैसले में मजीद लिखा कि 62(1)F उम्मीदवार की अहलियत जांचने के लिए है, इसमें नाअहलियत की मियाद का जिक्र मौजूद नहीं। आइन में लिखा हुआ है कि इसकी नाअहलियत ताहयात रहेगी कि जब तक अदालती डिक्लेरेशन मौजूद है, नाअहलियत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नाजरीन मियां नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन दोनों के दोनों ताहयात नाअहल हो गए। यह फैसला 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने तहरीर किया और फिर अदालत में पढ़कर भी सुनाया। लेकिन 4 साल बाद जब इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को ताहयात नाअहल किया तो उमर अताब बंदयाल साहब ही थे जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने इस केस की समाअत के दौरान ताहयात नाअहली के इस कानून को काला कानून करार दिया। यही उमर अताब बंदयाल साहब हनीफ अब्बासी की जानिब से पीटीआई रहनुमाओं की नाअहली और गैर मुल्की फंडिंग केस के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने वाले बेंच में भी शामिल थे। इस बेंच ने इमरान खान के खिलाफ पिटीशन को खारिज करते हुए उन्हें सादिक और अमीन करार दिया और जहांगीर खान तरीन को नाअहल कर दिया। गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस काजी फायजी सा और बेंच में शामिल दीगर जजेस के कुछ रिमार्क से यह वाज़ेह हो गया था कि यह फैसला क्या आ सकता है और मुतवक्के क्या है, क्योंकि 5 जनवरी की समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा था कि 5 लोगों के ऊपर जो मुश्तमिल एक ग्रुप हो उनकी दानिश के ऊपर आप किस तरह 5 जेंटलमैन के ऊपर उनकी दानिश के ऊपर आप किस तरह पार्लियामान के ऊपर गालिब आ सकते हैं। बड़े वाज़ेह तौर पे इस हवाले से रिमार्क्स और अपना मौक़िफ़ दिया था और उसके बाद यह भी कहा कि आइन में कहां लिखा है कि नाअहली की सजा ताहयात होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मूड में हो तो ताहयात नाअहल कर दो और जब मूड में नहीं हो तो नाअहली खत्म कर दो। ताहयात नाअहली का केस एक क्लासिक ब्रिलियंटली क्लासिक केस है कि किस तरह हमारा सियासी बयानिया भी मुनकसिम रहा, हमारी सुपीरियर जुडिशरी भी मुनकसिम रही और किस तरह हमारी पूरी की पूरी सियासत जो है वो धर्म भरम होकर रह गई। इसकी हैयत ही तब्दील हो गई। पाकिस्तान के कानूनी और आईनी निजाम की खामियों को सामने लाने के लिए बेहतरीन केस है कि आज भी किसी को यह नहीं मालूम कि लंदन फ्लैट्स का असल मालिक कौन है, लेकिन आज भी मनी ट्रेल का किसी को कोई सुराग नहीं पता। जस्टिस उमर अताब बंदयाल का समीउल्लाह बलोच वाला फैसला दुरुस्त है या फिर अल्लाह दीनों की अपील दुरुस्त है और फैसल वाडा केस का फैसला इंसाफ के म्यार को पूरा उतर रहा है या फिर यह जानना भी हमारे लिए अहम है कि क्या ताहयात नाअहली के फैसले को कलअदम करार देकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आज गलती का अजाला किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बारहा प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए यह दावा कर रहे हैं कि अदालत के आज के फैसले से जमहूरियत मजबूत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल का होगा। लॉन्गर टर्म में तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान की सियासत के लिए एक अच्छा डेवलपमेंट होगा। मियाँ साहब समझते हैं कि उसका फायदा हो रहा है, तो कल अगर खान साहब डिस्क्वालीफाई होता है तो वो भी सिर्फ 5 साल के लिए होगा। तो मेरे ख्याल में दोनों के लिए एक अच्छा खबर होगा।